हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 6th क्लास एनसीईआरटी का 6th चैप्टर और ये आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है। इसका जो ये हमारा देश भारत है, इसका हमने एक पार्ट पहले कंप्लीट कर चुका है और ये क्या है, सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने आपको बोर्ड पे सारी चीजें समझाई थी, लेकिन अभी क्या है, पूरा की पूरा मैप ही पढ़ाना है, तो फिर हमने बोर्ड पे ना पढ़कर मैं आपको स्क्रीन पे ये सारी चीजें कराऊंगी। तो देखिए, ये तो सारा हमने कर लिया था। आगे का देखते हैं। यहाँ तक पूरा हो गया था। यहाँ से देख रहे हैं भारत के पड़ोसी राज्य। अब देखिए, इसमें देखते हैं भारत के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। तो 7 देशों की स्थल सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हुई हैं। किसकी सीमाओं से जुड़ी हुई हैं? भारत की सीमाओं से। भारत के पड़ोसी राज्य जो स्थल से जुड़े हुए हैं वो है 7। देखिए, भारत के पड़ोसी राज्य कुछ क्या है, जल से भी मिले हुए हैं। तो हम पहले हम स्थल वाले देख लेते हैं, स्थल से कौन से जुड़े हुए हैं। देखिए, सबसे पहले ये अफगानिस्तान है, जो कि भारत मिला हुआ है लद्दाख से। ठीक है, पहले हम इसको जम्मू कश्मीर बोलते थे, लेकिन अब क्या बोलेंगे इसको, लद्दाख। देखिए, ये जो लद्दाख है ये लगभग यहाँ की तरफ है, तो ये लद्दाख से जुड़ा हुआ है। और ये देखिए, जम्मू कश्मीर जो है ये नया केंद्र शासित प्रदेश बन गया। ये जम्मू कश्मीर है छोटा सा, बड़ा वाला क्या है, लद्दाख है। तो लद्दाख की सीमा किससे मिलती है? अफगानिस्तान से। और पाकिस्तान की जो सीमा है वो हमारे बहुत सारे राज्यों से मिलती है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। पहले चीन एक पहले तिब्बत एक अलग देश था, लेकिन ये अब चीन ने क्या है, धीरे धीरे अपने में ही मिला लिया है। तो हम चीन भी को भी बोल सकते हैं और तिब्बत भी लिखा जाता है इसको। ठीक है, लेकिन अब जो पूरी तरह से कब्जा है तिब्बत पर वो चीन का है। और देखिए, ये नेपाल है छोटा सा, ये यूपी से लगा हुआ, उत्तराखंड से लगा हुआ है। तो नेपाल भी पड़ोसी राज्य है। और भूटान देखिए कितना छोटा सा है, तो ये भी हमारा पड़ोसी राज्य है। और देखिए, बांग्लादेश की जो खासियत है वो क्या है कि उसका जो मैप है, नक्शा है, वो कैसा दिखता है, हमारे मानचित्र जैसे ही दिखता है। मतलब जैसे हमारा भारत है ना, देखो जिस तरह से हमारा भारत है उस तरह से ही हमारा बांग्लादेश दिखता है। और इधर क्या है, म्यांमार। तो ये सारी चीजें आपकी याद करने की है। देखो, कुछ जो है वो जल से भी उनकी सीमाएं हमारी लगती हैं। देखिए, जैसे मालदीव क्या है, हमारी जो सीमा है जल से इनकी मिलती है। मालदीव की और हमारी ये अलग देश है। और देखिए, श्रीलंका से भी मिल रहा है हमारे भारत की सीमाएं। ठीक है, तो ये जो है हमारे जल से मिलने वाले पड़ोसी राज्य है। आगे हम देखेंगे। देखो, नीचे में हिंद महासागर है। देखिए, ये पूरा मैंने डिस्कस कर लिया था आपसे पिछली वीडियो में। पहले पार्ट में देखो, एक कर्क रेखा वाला रह गया था कि कर्क रेखा। देखिए, कर्क रेखा जो है वो भारत के बीचों बीच से निकली है और भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, कितने भागों में डिवाइड करती है? 2 भागों में डिवाइड करती है। देखिए, ये रही। ठीक है, और देखो ये कौन कौन से राज्य से निकलती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। और इस बांग्लादेश को काउंट नहीं करेंगे। किसको काउंट करेंगे? ये त्रिपुरा है और ये मिजोरम है। तो ये हमारे भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये कितने राज्य से गुजरती है? 7 राज्यों से गुजरती है। ये जो चीजें हैं मैं इतने आराम से इसलिए समझा रही हूँ कि ये जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जा रही है। और आपको यहाँ पे पढ़ के ऐसा लगता है ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, लेकिन बहुत ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। तो आप इनको क्या है, अच्छे से याद कर लीजिए। देखो, 82.5 डिग्री वाली मैंने आपको समझाती थी ना पिछली वीडियो में ही। अब देखो, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, भारत का मैंने राजनीतिक हमने देख लिया। देखो, ये चीज भी मैंने आपको पहले बता दी कि क्या है, श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्री सीमाओं से मिलती है। ठीक है, और जो पाक जल संधि है ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। पाक जल संधि वो भारत को श्रीलंका से अलग करती है। देखो, बच्चे क्या समझते हैं कि पाक का मतलब होगा पाकिस्तान, तो हमेशा कंफ्यूजन रहता है, वो पाकिस्तान पर ही क्लिक कर देते हैं। ठीक है, पाकिस्तान पर ही अपना निशान लगा देते हैं कि हाँ, भारत को पाकिस्तान से अलग करने वाला कौन है? पाक जल संधि। लेकिन पाक जल संधि किससे अलग करती है? श्रीलंका से। देखिए, एक बार मैं जल संधि आपको दिखा देती हूँ। देखो, यहाँ पर है ये जल संधि, कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत ज्यादा समझने वाली चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आती है। देखिए, राजनीतिक और प्रशासन विभाजन हम देखेंगे भारत का। भारत एक विशाल देश है, मतलब बहुत बड़ा देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों में, क्योंकि देखो अगर एक ही व्यक्ति इसका पूरे का प्रशासन करे तो संभव नहीं है, क्योंकि भारत क्या बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो प्रशासन करने के लिए क्या किया है, इसको 28 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में हमने इसको बांट दिया है। ठीक है, ताकि देखो हर एक प्रदेश का हम एक अलग अलग मुख्यमंत्री रखते हैं और जो मुख्यमंत्री होते हैं वो केंद्र से जुड़े होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री से जुड़े होते हैं।
तो मतलब शासन करना, सारी चीजों को संचालन करना ये आसानी हो जाती है। इसलिए क्या है, हमने इसको अलग अलग राज्यों में बांट दिया। जैसे कोई खाने की समस्या किसी प्रदेश में आ गई है, तो वो क्या करेंगे, संपर्क करेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी से, तो वो व्यवस्था करेंगे खाने की, पीने की, कोई भी असुविधा हो रही है लोगों को उसके बारे में। ठीक है, अब देखिए मैं इसको आपको बुक में से पढ़ देती हूँ। ये भौतिक विभाजन, तो हम क्या पढ़ेंगे, देखो मैं ये वाली चीज पढ़ रही हूँ, आप अपनी बुक में देख लेना। ठीक है, ये वाली चीजें पढ़ रही हूँ मैं, ये वाला पेज आपका पढ़कर आपको समझा रही हूँ। और हमें क्या है, मैप में ही समझना है पूरा जी। देखिए भारत में क्या है, बहुत सारी भौतिक आकृतियां पाई जाती हैं, जैसे पठार, पर्वत, मैदान। मैदान होता है समतल जगह। देखो ये जो गंगा और यमुना है, ठीक है, इनकी जो सहायक नदियां हैं, इसमें मैप में बहुत कम सहायक नदियां दिखाई गई हैं, इनकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। और वो क्या है, देखिए ये जितना भी दिख रहा है ना, इस तरह का कलर जो दिख रहा है, ये क्या है, देखिए यहाँ से लगभग, यहाँ से मैं आपको बताती हूँ, और यहाँ तक ये क्या है, ये बिल्कुल समतल जगह है, बिल्कुल समतल, मतलब आराम से यहाँ पर रह सकते हैं, ना पहाड़ है ना पर्वत है, और उपजाऊ जमीन है, पानी की अच्छी सुविधा है क्योंकि नदियां हैं यहाँ पर और नदियों का जल है यहाँ पर। ठीक है, तो पानी की बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आबादी भी ज्यादा है। तो मैदान, पहाड़, पर्वत और द्वीप समूह। द्वीप समूह क्या होते हैं, देखिए मैं बताती हूँ आपको। देखिए जैसे अंडमान निकोबार है ना, ये क्या है, द्वीप समूह है। क्या है, समुद्र में जो स्थल भाग चारों तरफ से जल से घिरा होता है, उसको क्या बोलते हैं, हम द्वीप बोलते हैं। देखिए ये छोटी छोटी बिंदी बिंदी सी जो दिख रही है ना, ये अगर आप दिल्ली के आसपास रहने वाले हैं तो ये दिल्ली से भी बहुत बहुत बड़ी है बिंदियां। मतलब अगर आप वहां जाकर देखेंगे तो इनका जो जगह है वो दिल्ली से बहुत काफी बड़ी जगह है। तो इतने बड़े बड़े ये छोटे छोटे राज्य कह लो या शहर कह लो, उस तरह से हैं। ठीक है, तो देखो अंडमान निकोबार के कितने सारे द्वीप समूह है। तो द्वीप क्या होता है, जो स्थल भाग चारों तरफ से समुद्र से घिरा होता है। और देखो प्रायद्वीपीय क्या बोलते हैं, जो तीनों तरफ से जल से घिरा है। तो हमारा भारत क्या है, तीनों तरफ से जल से घिरा है। कैसे, देखिए ये क्या है, त्रिभुजाकार का है। तो ये क्या है, तीनों तरफ से जल से घिरा है। देखो इधर से भी, पूरब से भी, पश्चिम से भी और दक्षिण से भी। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको अच्छे से समझाया था इसके बारे में। अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, तो आप लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया करो और वीडियो को पूरी देखा करो, क्योंकि चीजों को समझाने में ना देखो थोड़ा सा टाइम मुझे लग जाता है ना। अब देखिए जो सबसे ऊपर में क्या है, हमारा हिमालय है। देखिए ये जो ब्राउन ब्राउन जितना भी दिख रहा है ना, वो क्या है, हिमालय है। हमारे देश में हिमालय। अब देखिए जो हिमालय है, वो हिमालय क्या है, 3 श्रेणियों में बटा हुआ है। कितनी श्रेणियों में बटा हुआ है, 3 श्रेणियों में वो बटा हुआ है। देखो सबसे उत्तर वाली श्रेणी को बोलते हैं हम, सबसे उत्तर वाली श्रेणी को हम बृहद हिमालय बोलते हैं। देखो बृहद हिमालय किसको बोलते हैं, इसको, ये जो श्रृंखला पूरी जारी है इसको बोलेंगे हम बृहद हिमालय। ये चीन में भी है ना। तो ये हो गई बृहद हिमालय। अब इसके बाद क्या हो गया, बृहद हिमालय को क्या बोलते हैं, हिमाद्री भी बोलते हैं, क्योंकि ये पूरे वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, तो इसलिए हम इसको हिमाद्री भी बोलते हैं। अब देखिए जो बिल्कुल बीचों बीच से निकलने वाली श्रेणियां हैं, उनको बोलते हैं हम मध्य हिमालय। देखिए ये बीचों बीच से, आपको ऐसा लगता होगा कि हिमालय क्या है, एक पहाड़ के जैसा है। देखो पहाड़ के जैसा नहीं है हिमालय। हमारा हिमालय जो है बहुत सारे राज्यों से निकला है, बहुत सारे देशों से भी निकला है। ठीक है, कई सारे देशों में भी आता है हमारा हिमालय, है ना। तो ये हिमालय की दूसरी श्रेणी है, इसको क्या बोलते हैं हम, मध्य हिमालय या हिमाचल। ठीक है, और जो लास्ट वाली है, बिल्कुल दक्षिण वाली है, उसको क्या बोलते हैं, शिवालिक। देखिए ये इस वाली को क्या बोलते हैं, शिवालिक। देखिए अब यहाँ पर ही आप देख सकते हैं जो शिवालिक है। देखो उत्तराखंड और ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल, इस पंजाब, इनसे होकर निकला है। और यहाँ पर देखिए नेपाल, भूटान, है ना, नेपाल भूटान भी तो आ रहा है ना इसमें। देखिए कहाँ आ रहे हैं, ये रहा नेपाल और ये रहा भूटान, और देखो मिजोरम तक है ये, है ना। अब देखिए मैंने आपको बता दिया शिवालिक क्या है। शिवालिक सबसे नीचे वाली श्रेणी है, इसको क्या बोलते हैं हम, शिवालिक बोलते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हिमालय के दक्षिण हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। देखिए अब देखिए ये हिमालय है, और मैंने क्या बताया, यहाँ पर क्या है, उत्तरी मैदान है। ये पूरा गंगा और यमुना नदी जहां जहां बह रही है, ये क्या है, ये है
आपका उत्तर का मैदान, मतलब पूरा प्लेन है, रहने के लिए बहुत सुटेबल है, और ये सपाट है, समतल है, और ये जो मैदान है ये सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए हुए जड़ों निक्षेप से बना है। देखिए ये जो मैदान है ये किससे बना है? गंगा, यमुना और देखो सिंधु, सिंधु नदी इधर बहती है, ठीक है, सिंधु और ये ब्रह्मपुत्र, इनकी वजह से बना है। और यहाँ क्या है, जनसंख्या अधिक पाई जाती है क्योंकि ये जो जमीन है, ये जो नदियां हैं जड़ों मिट्टी लेके आई हैं पर्वतों से, और बहुत उपजाऊ मिट्टी है और यहाँ बहुत अच्छी फसल होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत के पश्चिम भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। देखो भारत का उत्तर ये वाला भाग हो गया, ये क्या हो गया? उत्तर। ये क्या हो गया? पूर्व, ठीक है, और ये क्या हो गया? पश्चिम। ये क्या हो गया? पश्चिम। तो देखो भारतीय मरुस्थल कहाँ दिया हुआ है? यहाँ पर। और भारत में मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में। उस राजस्थान के मरुस्थल का क्या नाम है? थार, है ना, इसका नाम है थार। यहाँ वनस्पतियों की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। देखो पानी की बहुत ज्यादा कमी है, तो फिर जो वो है पेड़ पौधे वो कैसे मिलेंगे? पानी तो उनको भी चाहिए ना, पेड़ पौधों को भी। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, उत्तरी मैदान के दक्षिण में। अब देखो उत्तरी मैदान हो गया यहाँ तक, ठीक है, उत्तरी मैदान हो गया, और उसके बाद क्या होगा कि दक्षिण में, अब इसके दक्षिण में क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। तो देखिए ये वाला, ये जो मैंने वी बनाया हुआ है ना, ये क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। और देखिए उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जो पहचान होती है वो कहाँ से होती है? ये नर्मदा और गोदावरी जो नदियां है ना, देखो गोदावरी यहाँ के लगभग गोदावरी है, तो गंगा और वो सॉरी नर्मदा और गोदावरी नदियां जो है वो क्या करती हैं? ये डिवाइड कर देती हैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत को, अलग अलग कर देती हैं, ठीक है। और देखो मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश, इससे भी आप ये याद रख सकते हैं कि मध्य प्रदेश क्या है? ये मध्य भारत है, ठीक है, बीच वाला भारत है, और नीचे वाला क्या है? दक्षिण भारत, और ऊपर वाला क्या है? उत्तर भारत। अब देखिए ये जो हिस्सा है ना प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय क्यों बोला है? क्योंकि ये तीनों तरफ से जल से घिरा है। अब देखिए जो प्रायद्वीपीय भारत है ये किससे बना है? ये बेसाल्ट से बना है। बेसाल्ट क्या होता है? जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो जो लावा निकलता है, लावा ठंडा होने के बाद उसको क्या हम बोलते हैं? हम बोलते हैं उसको बेसाल्ट। तो इसकी जो चट्टाने हैं वो बहुत कठोर बनी हुई हैं, क्योंकि ये किससे बना हुआ है? बेसाल्ट से बना हुआ है ना। तो हम इसको क्या, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? प्रायद्वीपीय पठार। देखो पठार में और पर्वत में क्या अंतर होता है? जो पठार होते हैं वो सख्त होते हैं, ठीक है, ठोस मतलब पत्थर के बने हुए होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, है ना, क्योंकि ये बेसाल्ट से बना है। ऐसा क्यास लगाया जा रहा है, ऐसे साक्ष्य मिले यहाँ पर कि जो भारत है यहाँ पहले कभी ज्वालामुखी उद्गार हुए होंगे, तो क्या है जो लावा निकला उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो गया? ये पठार बन गया, और ये प्रायद्वीपीय पठार बन गया भारत का। और देखिए ये जो आपकी बुक में दिया है, इसको पठार हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सख्त बना हुआ है। जबकि देखो पर्वत हम किसको बोलते हैं? पर्वत होते हैं मिट्टी के बने हुए, ठीक है। जैसे हिमाचल में आप जाओगे या आप उधर जाओगे पूर्व उत्तर भारत की तरफ, देखो इधर की तरफ जाओगे, ये एक मिनट मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए इधर पूर्व उत्तर भारत बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको बोलते हैं पूर्व उत्तर भारत, ठीक है, पूर्व और उत्तर दोनों मिला के क्या हो गया? पूर्व उत्तर भारत। देखो इधर कहीं भी जाओगे ना तो आपको क्या मिलेंगे? यहाँ मिलेंगे पर्वत। पर्वत किसके बने होते हैं? मिट्टी के बने होते हैं। जबकि पठार जो होते हैं वो पत्थर के बने होते हैं, सख्त होते हैं, बेसाल्ट होते हैं। देखो जो ग्रेनाइट है वो किसका उदाहरण है? वो भी एक तरह से आप उसको पठार का उदाहरण भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो पठार होते हैं वो पत्थर के बने होते हैं और सख्त होते हैं, ठीक है। आइए देखो नेक्स्ट देखते हैं। देखो अरावली का मैंने अरावली का रह गया, हाँ। देखो जो ये मरुस्थल है इसके पूर्व में क्या है? अरावली पर्वतमाला है। क्या है? अरावली पर्वतमाला है, उत्तर पश्चिम में। और ये जो अरावली पर्वतमाला है ना, देखो ये रही अरावली, ठीक है। ये देखो कुछ भाग इसका गुजरात में भी जा रहा है, राजस्थान में भी है, और देखिए ये दिल्ली तक आती है। अरावली श्रेणी कहाँ तक आती है? दिल्ली तक आती है। और ये जो अरावली श्रेणी है ये पूरी दुनिया की सबसे पुरानी श्रेणी है। इसलिए यहाँ पर क्या है, जैसे हवा की वजह से या पानी की वजह से क्या होता है? मिट्टी कट जाती है ना। मिट्टी के जो धूल के जो कण होते हैं, मिट्टी के कण क्या होते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। तो ये जो अरावली है ना, ये बहुत पुरानी श्रेणी है, ये बहुत मात्रा में घिस गई है, काफी मात्रा में क्या है? घिस गई है। और देखिए हमारे भारत के जितने भी जो ये पर्वत श्रेणियां हैं ये सारी पुरानी है। देखो यहाँ पर बहुत सारी पर्वत श्रेणियां हैं, मेघालय है और बहुत सारी हैं, यहाँ पर बहुत सारी पर्वत श्रेणियां हैं। तो ये जो पर्वत श्रेणियां हैं इधर इधर, और अरावली ये क्या है? ये सारी पुरानी श्रेणियां हैं।
और अरावली क्या है, पूरी दुनिया की सबसे पुरानी श्रेणी है और ये काफी मात्रा में क्या है, घिस गई है। ठीक है, इसका अपरदन हो गया है। और जो सबसे नवीन श्रेणी है भारत की वो कौन सी है, हिमालय। हिमालय क्या है, अभी भी बन रहा है। ठीक है, वो अभी भी बन रहा है और हर प्रतिवर्ष थोड़ा बहुत इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है ना। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, विंध्या एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं। अब देखिए विंध्या और सतपुड़ा, एक मिनट इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ये ज्यादा गंदा हो गया है और मेरे को ऐसे आदत पड़ गई है पूरा गंदा कर करके पढ़ाने की। मैं जब खुद भी देखती हूँ ना कभी बुकों को, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, एक पेन लेके बैठती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है उसके ऊपर पेन घुमाती रहती हूँ। ऐसे मेरे को बचपन से ही ऐसे ही पढ़ने की आदत है। मेरी बुक आप देखोगे ना तो पूरी एकदम खराब मिलेगी, पूरे में पेन चले हुए मिलेंगे मेरी बुक में, ऐसे मुझे पढ़ने की आदत है। अब देखिए हम देख लेते हैं विंध्या और सतपुड़ा। देखो विंध्या श्रेणी, ये देखो दोनों श्रेणियां क्या है, मध्य प्रदेश में है, और सतपुड़ा जो है वो थोड़ी बहुत महाराष्ट्र में भी आता है, इसका हिस्सा थोड़ा बहुत सतपुड़ा का। अब देखिए विंध्या ये रही, विंध्या श्रेणियां ये रही और ये सतपुड़ा ये रही। अब देखो ये जो सतपुड़ा है इसके दक्षिण में कौन सी नदी बह रही है, नर्मदा। और नर्मदा के दक्षिण में कौन सी बह रही है, दक्षिण होता है, दक्षिण का मतलब आप नीचे की तरफ समझ लिया करो। ठीक है, और नर्मदा के दक्षिण में कौन सी है, ताप्ती, है ना। ये मुख्य श्रेणियां हैं और ये जो दोनों नदियां ये कौन सी पहाड़ियों से निकली है, सतपुड़ा की, विंध्या और सतपुड़ा की श्रेणियों से निकली है। और ये जो इनका जो बहने की तरीका है या जो बह रही है, ये किधर की तरफ बह रही है, ये यहाँ से निकली है और इधर की तरफ गिर रही है। ठीक है, ये डेल्टा नहीं बना रही है, ये क्या बना रही है, एस्चुरी बना रही है। आगे मैं आपको बताऊंगी डेल्टा और एस्चुरी में क्या अंतर होता है। और देखिए ये जो दो नदियां हैं ये बना रही है एस्चुरी, और ये क्या है, अरब सागर में गिर रही है। बाकी जो नदियां इसमें दिखाई जा रही हैं, देखो ये गंगा है, ब्रह्मपुत्र है और ये यमुना है, ये कहाँ गिर रही है, ये बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। महानदी कहाँ गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी कहाँ गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा नदी कहाँ गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में। बाकी सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं, लेकिन इस मैप में दिखाया गया है कि दो नदियां जो नर्मदा और ताप्ती नदी है वो कहाँ गिर रही है, खंभात की खाड़ी में, यानी अरब सागर में ये दोनों मिलती है। ठीक है, और भी बहुत सारी नदियां हैं, आगे जैसे जैसे होगा आपका सिलेबस में बताती रहूंगी। बहुत सारी नदियां यहाँ पे देखो, लूनी है, माही है यहाँ पे, और एक देखो इधर है केरल की तरफ पेरियार है। तो बहुत सारी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछी जाती है वो नर्मदा और ताप्ती ही पूछी जाती है, कि जो नर्मदा और ताप्ती है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती हैं। तो आप बताएंगे पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। और इन नदियों के बारे में पूछा जाएगा, गोदावरी, कृष्णा और है ना, और कावेरी, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। तो ये क्या है, ये है पश्चिम से पूर्व की तरफ बह रही है। ये नदियां कहाँ से बह रही है, पश्चिम से, देखो पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ। और ये कहाँ से बह रही है, पूर्व से पश्चिम की तरफ। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, देखो इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट है। देखो पश्चिम में, अब देखो ये तो हो गया पूर्व, इधर साइड क्या हो गया पूर्व, और इधर साइड क्या हो गया पश्चिम। तो ये वाला जो हिस्सा है इसकी बात चल रही है। ठीक है, इसकी बात चल रही है, इस तट की बात चल रही है। ये क्या है, पश्चिमी तट, इसको क्या बोलेंगे, पश्चिमी तट। और देखो इसका नाम भी रखा हुआ है, इसको हम सह्याद्री भी बोलते हैं। और देखो इधर वाले तट को क्या बोलेंगे हम, पूर्वी तट। ठीक है, और सॉरी, इसको क्या बोलेंगे हम, पूर्वी तट, है ना। अब देखिए इनकी विशेषता देखिए, जो पश्चिमी घाट है इसका विस्तार एक समान रूप से हुआ है। ये क्या है, एक समान रूप से है इसका विस्तार, जबकि पूर्वी घाट कैसा है, बीच में से कटा फटा है। देखो जगह जगह से ये क्या है, कटा फटा है इस तरह से। ये देखो प्लेन दिख रहा है आपको इसमें मैप में, लेकिन अगर आपको भूगोलिक मैप दिखाया जाएगा तो उस मैप में क्या है, ये साइड साइड में क्या है, पूरे में पहाड़ियां हैं। ठीक है, बड़े बड़े पहाड़ियां हैं इधर। देखो पूरा यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, पहाड़ों से घिरा हुआ है। देखो ये भी घिरा हुआ है, ये किससे घिरे हैं, ये पहाड़ों से घिरे हैं। लेकिन ये क्या है, ये एकसार है, और ये क्या है, कटे फटे हैं, पहाड़ बीच बीच में कट गए। और किसकी वजह से कट गए, ये नदियों, ये जो नदियां आ रही है ना, ये डेल्टा बना रही है। जब ये इतनी बड़ी बड़ी विशाल नदियां हैं, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी, और बहुत सारी नदियां हैं, तुंगभद्रा है, वो कृष्णा की सहायक नदी है, बहुत सारी नदियां, ये जब डेल्टा बनाती है तो ये क्या करती है, जब पानी आता रहेगा तो बेचारा पहाड़ कब तक टिकेगा, एक ना एक दिन तो वो उसकी जो मिट्टी है वो कटने लगेगी और वो क्या है, स्थान छोड़ने लगेगी। देखिए ये महानदी का डेल्टा है यहाँ पर,
यहाँ पर क्या है, देखिए ये गोदावरी का डेल्टा है, यहाँ पर कावेरी नदी का डेल्टा है। तो ये सारी नदियां क्या डेल्टा बना रही है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, जो पश्चिमी घाट देखिए पश्चिमी घाट के पश्चिम में, हाँ, इन पठारों में क्या है, वो कोयला और लोह इसकी प्रचुर मात्रा है। लोह एक्स होता है, इससे लोह एक्स से क्या बनता है, लोहा बनता है, ठीक है। और कोयला तो आपको पता ही है, कोयला बहुत काम आता है तो किसी भी उद्योग धंधे के लिए। तो यहाँ पर क्या है, कोयले के भी बहुत सारे भंडार है। महाराष्ट्र में मिलते हैं, देखो झारखंड में मिलते हैं, और इधर उड़ीसा में मिलते हैं, तो और इधर दामोदर घाटी में मिलते हैं। देखो ऊपर की तरफ है, पश्चिम बंगाल के आसपास यहाँ क्या है, दामोदर घाटी है, इसमें मिलते हैं, बहुत मिलते हैं। अब देखिए पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व तट मैदान स्थित है। ये तो हमने देख लिया। अब देखिए पश्चिमी तट मैदान काफी सक्रिय है, मतलब ये वाला जो हिस्सा है ना, ये काफी पतला है, लेकिन पूर्वी तटीय मैदान क्या है, अपेक्षाकृत चौड़े हैं। मतलब ये वाला जो है ये पतला है, पतला सा है, और ये वाला कैसा है, चौड़ा सा है। और देखो इसमें यही बताया गया है कि बहुत सारी जो नदियां हैं वो अपना डेल्टा बनाती हैं और कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और देखिए मैंने ये आपको बता ही दिया, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए ये जो बहुत ही खास चीज है वो ये है कि ये जो गंगा और यमुना दोनों मिल जाती हैं। ये जो गंगा यमुना है ये किसकी सहायक नदी है, गंगा की। तो ये गंगा आगे यहाँ बढ़ती हुई क्या जाती है, बंगाल में, ठीक है, बांग्लादेश में चली जाती है। और वहां से क्या आ रही है, ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। तो ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी, ये दोनों नदियां क्या करती हैं, सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में। ये क्या है, सुंदरबन का डेल्टा है, ठीक है। यहाँ पर इसका नाम सुंदरबन इसलिए है क्योंकि यहाँ एक सुंदरी नाम का वृक्ष पाए जाते हैं, तो डेल्टा बनाती हैं। और यहाँ ये बहुत सारी धाराओं में, इतनी सारी धाराएं यहाँ पे नहीं दिखाई गई है मैप में, बहुत सारी धाराओं में बटकर, और ये यहाँ पे समुद्र में मिल जाती है नदियां, ठीक है। तो ये सुंदरबन का डेल्टा जो है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, इस चीज को आप याद रखिए। और ये कहाँ है, या अपने भारत में तो इसका थोड़ा बहुत ही आ रहा होगा, पश्चिम बंगाल में, लेकिन इसकी जो पूरा हिस्सा जो आता है वो आता है बांग्लादेश में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। अब देखिए द्वीप समूह कौन कौन से हैं, देखो एक तो लक्षद्वीप है, भारत के पश्चिम में क्या है, लक्षद्वीप है। ये जो लक्षद्वीप है ना, ये हमारे भारत में ही आता है। इसका जो प्रशासन है वो हमारा भारत दिखता है। हमारी मोदी सरकार, आजकल मोदी सरकार है ना, 2023 में भी मोदी सरकार है, तो मोदी सरकार ही इसका शासन देख रही है। देखो दूसरा क्या है, पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, इनका भी प्रशासन कौन देख रहा है, इनका भी शासन देख रहा है मोदी सरकार, यानी कि बीजेपी की सरकार देख रही है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक जानकारी और दी गई है, ये जो अंडमान निकोबार है ना, 2004 में सुनामी आई थी, जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट था यहाँ पे, इंदिरा पॉइंट, वो क्या है, उस सुनामी में 2004 की सुनामी में डूब गया था, ठीक है। सुनामी होता है जब जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, समुद्र, जब समुद्र का जल बहुत ऊंचा उठ जाता है तो उसको हम सुनामी बोलते हैं, ठीक है। उसकी जो लहरें 15-16 फीट ऊंची आ जाती हैं, और मतलब ये तो मैं सामान्य सुनामी की बात कर रही हूँ, सुनामी और भी ऊंची होती है। और सुनामी के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे 7th क्लास में, जो मैंने प्लेलिस्ट में डाली हुई है सारी वीडियो, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एनसीईआरटी ममतेज गुप्ता। आप सब लोग वीडियो मेरी देख देख के चले जाते हो, लेकिन ना तो लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, और सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। तो प्लीज सब्सक्राइब करा करो, मेरी वीडियो को लाइक करा करो, ज्यादा से ज्यादा मेरे को सपोर्ट करो, तभी तो मैं और वीडियो बनाऊंगी आपके लिए, लेके आऊंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।